देखिए, आज हम लोग बोर्ड से संबंधित जो ये प्रैक्टिस सेट जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ठीक है, देखिए जो संख्या करनी में हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। ये आपको पता होगा। देखिए जैसे इसमें क्या होगा कि ऊपर जो है 1 है और नीचे में √4 है और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये परमेय संख्या हो जाएगा। देखिए जो भी संख्या करनी में हो और उसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। तो देखो ये जो है अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है। यही एक संख्या है 4 जो कि इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा और यह परमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन है, यदि यम एक पूर्णांक संख्या है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो है वह जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर 0 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा। ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि यम की जगह पर एक संख्या लीजिए, m की जगह पर कोई भी एक पूर्णांक संख्या लीजिए और उसका जो मान आएगा उसको हल करने के बाद से मान आएगा वह एक विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषम संख्या। तो देखिए वह संख्या जो होगा यहां पर इस यम के जगह पर आप कुछ भी रख लो, 1 रखोगे तो 2 में 1 से गुना होगा, जैसे 2m + 1 है। इस यम के जगह आप 1 रखो तो 1 रखोगे तो 1 में 2 से गुना होगा 2 और 1 3, विषम संख्या आ रहा है। m के जगह पर 2 भी रखते हो तो 2 दूना 4, 1 5 आ रहा है। m के जगह पर 0 भी रखते हो तो ये 0 हो जाता है, 1 हो जाएगा। मतलब m के जगह पर आप कोई भी पूर्णांक संख्या रखोगे तो उसका मान एक विषम संख्या आएगा, अर्थात ये वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए आप अगर पीछे की क्लासों में अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो यहां पर अगर ध्यान से आप देखिए एकदम धीरे धीरे मैं बताते जा रहा हूं एक एक क्वेश्चन को कैसे बनेगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए शांत अशांत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। शांत परमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको पहचानने के लिए 2 तरह से आप पहचान सकते हो। पहली बात कि इसको कहा जाता है अंश और नीचे वाले संख्या को कहा जाता है हर। हर से अंश में भाग दीजिए और दशमलव में भी पूरा पूरा कट जाता है तो उसे हम लोग शांत परमेय संख्या कहते हैं, और दशमलव में भी पूरा पूरा नहीं कटता है उसे अशांत परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/3 अगर इसे भाग देते हो तो 0.3333 बार बार आएगा, ये कभी नहीं कटेगा। तो ऐसे संख्या को अशांत परमेय संख्या कहते हैं। तो एक तो ये उपाय है कि नीचे वाले से भाग दीजिए और देखिए दशमलव में भी पूरा पूरा कट जाता है तो वह शांत परमेय संख्या होगा और अन्यथा अशांत परमेय संख्या होगा। और दूसरा नियम यह है कि अंश बटा हर में इस हर को, ये जो नीचे वाला जो संख्या है जो हर है, हर का गुणनखंड करिए। हर को तोड़ने के बाद से या तो केवल 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए या तो 2 और 5 दोनों आ जाए तब तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 91 है, 91 को तोड़ोगे तो आपको एक जगह 7 आ जाएगा, इसका मतलब ये अशांत परमेय संख्या है। यहाँ 23 है, 23 तो ऐसे ही 1 और 23 में उसका गुणनखंड अशांत परमेय संख्या। 80 को तोड़िए आप, 80 को जब आप तोड़ोगे गुणनखंड करोगे तो पाओगे 2 गुने 2 गुने 5। देखिए 80 को जब तोड़े हैं तो ये आया हुआ है, ठीक है जी। तो हर को तोड़ने पर, ठीक है, हर को तोड़ने पर 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 आता है, केवल 2 भी आ जाएगा तभी भी शांत होगा, 5 आ जाएगा केवल तभी भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आ जाएगा तभी भी शांत हो जाएगा होगा, चाहे वो कितने बार भी आया हो। ठीक है, 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका शांत परमेय संख्या होगा। इसके बाद की जो क्वेश्चन है, ऐसे संख्या को अगर किसी संख्या के ऊपर लाइन खींचा गया हो या बिंदु दिया गया हो वैसे संख्या को अशांत परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत परमेय संख्या। और ऐसे अशांत परमेय संख्या को
P/Q के रूप में लिखने के लिए दो मतलब 4-5 नियम है, बस उसको याद कर लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे नहीं फंसेगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप उसको आसानी से बना लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, एक एक नियम को मैं आपको बता रहा हूं, उस नियम को आप याद करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बोला जाता है दशमलव, और ऊपर जो लाइन होता है चाहे जो बिंदु रहता है उसको बोला जाता है आवर्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर में दशमलव और आवर्त को हटा देते हैं, दशमलव और आवर्त को हटा देते हैं, पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम है कि जो वो संख्या पर आवर्त है उतना नौ हर में लिखते हैं। जैसे यहां पर एगो संख्या पर आवर्त लगा है तो हम लोग यहां एगो 9 लिखेंगे, अगर दूगो पर लगा होता तो दूगो 9 लिखते, ठीक है। उसके बाद तीसरा नियम है कि दशमलव के बाद, दशमलव के जैसे दशमलव है ना, दशमलव के बाद बिना वर्ती अगर संख्या होगा, जब होगा तो वो यहां 0 लिखेंगे। जैसे दशमलव के बाद बिना वर्ती संख्या एगो है, इसलिए हम यहां पर 1 0 लिखेंगे। अगर नहीं रहता तो 0 नहीं लिखते, अगर 2 अंक होता तो 2 0 लिखते। उसके बाद के जो नियम है, तीसरा नियम है कि दशमलव के बाद या दशमलव के बाद हो या पहले हो, बिना आवर्त वाला संख्या क्या करते हैं, हम लोग घटा लेते हैं। तो बिना आवर्त की संख्या क्या है, 8 है, तो 8 को घटा लीजिए। और अंतिमवा नियम है कि संभव हो तो सरलीकरण कर दे, यानी कि कटने वाला होगा तो उसको कटा दीजिए। इसमें से घटाओगे 17 में से 8 गया 9, यहां 7 बच गया, और यहां क्या हुआ, नीचे 90 है वो 90 रह जाएगा। क्या ये किसी संख्या से कटने वाला है, नहीं है, तो आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए ये 4-5 नियम एक एक लाइन का तो है, बस याद करिए, 5-7 क्वेश्चन बना लीजिए, आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे यहां मैं बता रहा हूं 540 इक्वल टू 2 के पावर x गुने 5 के पावर z गुने, वो यहां थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए 3y है और यहां पर 5 3y इंटू 5 के पावर z। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 540 का गुणनखंड करेंगे। तो 540 का गुणनखंड हम यहां बगल में कहीं कर लेते हैं। यहां पर 540 का गुणनखंड जब करिएगा तो 270 होगा, 135 होगा, फिर अब 3 से भाग दोगे 4 बार में और 5 बार में, फिर 3 से भाग दोगे 9 बार में, 3 से भाग दोगे 9 बार नहीं जाएगा जी, ये 15 बार में चला जाएगा। उसके बाद फिर 3 से भाग दोगे तो 5 बार में चला जाएगा। चलिए 540 का जो गुणनखंड है इसमें 2 बार आया है, और 3 जो है 3 बार आया है, और 5 जो है 1 बार आया है, और इक्वल टू में क्या है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z। देखिए जब भी ऐसे होता है अगर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आधार को बराबर, जब भी आधार सेम सेम होता है, आधार सेम सेम होता है तो पावर को हम लोग बराबर कर लेते हैं। अर्थात x का जो मान हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, और y देखिए यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो 3 के पावर यहां y है और 3 के पावर 3 है, तो 3 दोनों मतलब 3 3 है, अर्थात आधार सेम है, तो पावर को हम लोग बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो y की यहां पर y बराबर जो होगा 3 हो जाएगा। इधर से z को भी जब हम लोग बराबर करें तो z का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब हमको इस पर मान रखना है, तो मान तब रख लोगे आराम से। x का मान कितना आया है, 2 आया हुआ है, y का मान कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है, और z का जो मान आया है 1 आया हुआ है। तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 में से घटा दोगे 4 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वही क्वेश्चन फिर से, सबसे फर्स्ट में दिया था यही क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, वहां पूछा था, और यहां पूछ रहा है कि कौन अपरमेय संख्या है। तो आप लोग याद रखिए कि कोई संख्या करनी में हो और उसका पूरा वर्गमूल ना निकले तो वो अपरमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखिए ये पूरा वर्ग, चूंकि ये रूट 13 में गुना करोगे 13 हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये भी 4 से 41 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 से 41 का वर्गमूल 21 हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। और देखिए ये जो है यही जो होगा
अपर में संख्या होगा। देखिए इस टाइप के भी और संख्या जो होगा ना क्वेश्चन, ये भी क्या हो जाएगा, अपर में संख्या होता है। तो पर ये जो है ये अपर में संख्या, ये भी अपर में है, क्योंकि एक गो जीरो से एक गो जीरो कट जाएगा ना जी, तो ये 10 के अपर में तो निकलेगा नहीं, ये भी अपर में, ये भी अपर में, ये भी अपर में। तो चलिए ये देखिए यहां पर चूंकि ये भी पर में हो जाएगा, ये भी पर में है और ये भी पर में है, कौन, यही जो संख्या है ये अपर में होगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यम और एन दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यम और एन दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका मौसा एक होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 है और 3 है, ये दोनों तो अभाज्य संख्या है ना जी, इसका मौसा निकालेंगे तो आपका आएगा 1। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका मौसा आता है 1। चलिए और आगे बढ़े। इसके बाद के क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हो और उसका लघुत्तम समापवर्तक इतना है तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दोनों को गुना करके दे दिया है 2366 और दोनों को गुना करके दे दिया है, और इधर लस जो आया हुआ लघुत्तम समापवर्तक जो है 182 है और महत्तम समापवर्तक नहीं दिया हुआ है, यानी कि यही आपको ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक को यही छोड़ दिया जाए तो इधर जो है 2366 में ये 182 आ जाएगा यहां। अरे गुना में है तो भागे में ना आता है जी। चलिए 2 से भाग दोगे 9 बार में और ये 1 बार में, 2 से भाग दोगे 1 बार में, 1 बार में, 8 बार में, और ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। फिर आप इसको 7 से भाग दोगे तो 7 कम में 7 कितना से इसमें जाएगा 2, 7 तरीके 21, और 7 से इसमें भाग दोगे तो 7 कम में 7, 4 इसमें चला जाएगा तो 48 हो जाएगा, तो 7 छक्के 42 हो जाएगा, फिर 6 इसमें चला जाएगा 307 नवा 63, फिर 13 से भाग दोगे 13 बार पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये जो मौसा आया हुआ है 13 आया हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है देखिए फिर से यही क्वेश्चन आपको अभी बताया गया, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए अशांत के लिए क्या करना है, शांत अशांत अभी आपको बताया गया कि नीचे वाला जो संख्या है जिसको हम लोग हर कहते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद से या तो केवल 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए या तो 2 और 5 दोनों आ जाए तब तो वह शांत होता है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी आ जाएगा तो वह शांत होगा। देखिए इस जो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी, इसको जब आप गुणनखंड करिएगा तो इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आ जाएगा। देखिए 4 4 8 1 9। अरे विभाज्यता के नियम आपको पता है ना, विभाज्यता के नियम देखिए मैथ का आधार है, याद होना चाहिए। तो इसमें 3 आ जाएगा, यही अशांत परमेय संख्या है, बाकी ये तीनों के तीनों शांत परमेय संख्या है। जब भी इसको गुणनखंड करिएगा ना तो केवल 2 और 5 यही दोनों आएंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है P बराबर दिया हुआ है AB² तथा Q बराबर दिया है A⁴ इंटू B, और P और Q धनात्मक पूर्णांक है तो A, उसके बाद से A और B अभाज्य संख्या है तो P और Q का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए लघुत्तम समापवर्तक हम लोग ज्ञात करेंगे क्योंकि P बराबर दिया हुआ है AB⁴ और Q बराबर दिया हुआ है A⁴ और उसके बाद से B। देखिए आप लोगों को क्लास 10th के पहले ही चैप्टर में तो बताया गया होगा गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए इसमें देखा ही जाता है कि इस आधार एक ही हो और घात किसका बड़ा उसको लिया जाता है। तो एलसीएम में क्या हम लोग करेंगे, एलसीएम में देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है तो A⁴ बड़ा है और B में कौन बड़ा है तो B⁴ बड़ा है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऐसे निकाला जाता है और एचसीएफ के लिए देखा जाता है कि दोनों में कौन मिल रहा है उसको लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ये आपका सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको याद होना चाहिए कि जिन दो संख्याओं का HCF, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें देखिए इसका जो HCF होगा 15 हो जाएगा, इसका HCF जो होगा 1 होगा, इसका HCF कितना होगा? यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 और 16 का HCF जब ज्ञात करोगे तो उसका मान 1 आएगा। और आपको पता भी है कि जिन दो संख्याओं का MSS अर्थात HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप लोग नीचे के भी क्लास में पढ़े होंगे। देखिए इसको क्या करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। P बटा Q के रूप में, इस पर बार नहीं है, आवर्त वाला संख्या नहीं है, बिना आवर्त वाला संख्या है। जैसे 0.3125, इसको P बटा Q चाहिए, दशमलव हटाना है। क्या हटाना है? दशमलव। तो दशमलव, देखिए दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद से जितना संख्या होता है उतना 0 1 के बाद लिख देते हैं। 4 को संख्या 4 को लिख दिया, ये हट गया, दशमलव खत्म हो गया। अब देखो अब ये है कि आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कटा देना है। तो देखिए हम लोग कटाते हैं, 25 से कटा दो, 5 से भी कटा दो, 5 से भी, 25 अगर नहीं कटाना आता तो 5 से कटा दो, क्योंकि 25 से कटाओगे तो आपको समय भी बच जाएगा। 25 चौके 100, 2 को 0 यहां पर आ जाएगा, 2 0 बच रहा था। 25 से भाग दो तो 25 से कम है 25, कितना शेष बच गया? 6 शेष बच गया। और वह 6 2 के साथ तो 62 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 62 में 50 कितना शेष बचा जी? 12, और 12 के साथ 5 लग जाएगा तो 125 होगा। तो 25 बचे 125, फिर 25 से भाग लगा दो, 25 से कम है 25, कितना शेष? 15, 15 के साथ 0 लगाओगे तो 150 हो जाएगा। 25 छक्के 150, अब 25 बचे 125। देखो अब नहीं कटेगा, अब यही आपका आंसर होने वाला है, यही आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? देखिए लड़का बहुपद पढ़ लेता है लेकिन बहुपद पहचानना उसको नहीं आता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुपद को पहचानने के लिए चर का जो घात होता है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब तो वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चर जो है करनी में नहीं होना चाहिए, चर करनी में नहीं होना चाहिए, चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और बराबर में कोई संख्या नहीं हो चाहिए। बराबर में कोई संख्या हो तब तो वह समीकरण हो जाएगा ना, बराबर में कोई संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए यहां चर बट्टा में है अर्थात चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तब, अर्थात चर बट्टा में है, ये बहुपद नहीं है। यहां चर देख रहे हो ना करनी में है, ये चर करनी के अंदर है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहां देखिए यहां भी देख रहे हो चर करनी के अंदर है, ये भी बहुपद नहीं है। कौन बहुपद होगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी, ये बहुपद होगा। एक बार और मैं आपको याद दिला दूं कि चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर करनी में नहीं होना चाहिए, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और बराबर में कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तब तो वो बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर डी। आपको एक लाइन में याद करना है कि चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। इसके बाद के क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है बहुपद के घात। तो बहुपद के घात बताने के लिए जैसे जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को बता दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा एगो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में एक्स के पावर 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 5, यानी कि इसमें जो होगा एक्स के पावर ये जो 5 जो आएगा यही इस बहुपद का घात हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका ये बी। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुपद 2x² - 6 के शून्य ज्ञात करें। देखिए शून्य की जब भी ज्ञात करना होगा, जैसे यहां मैं बता दूं 2x² - 6 ये बहुपद दिया हुआ, उसका शून्य ज्ञात करना है। जब भी शून्य ज्ञात करना होता है तो हम लोग शून्य के बराबर उसको मान लेते हैं और उसके बाद से हल करते हैं। देखिए ये 2x² बहुत आसान, ये भी कुछ लड़का नहीं बना पाता है। ये 6 को उधर भेजोगे तो +6 हो जाएगा, और यहां चूंकि स्क्वायर छूट रहा था, अब देखिए एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ोगे तो 6 और ये बाटा में 2 हो जाएगा, कितने बार में कट गया? ये 3 बार में। और एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो उसको अंडर रूट में कर देगा, ठीक है ना। ये तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो, समीकरण है, ऐसे ही तो हल किया जाता है। अब देखिए एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3, अर्थात एक्स का जो मान होता है
प्लस में भी √3 हो जाएगा और माइनस में भी √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा जी? ये जो है पहला ही आंसर सही होगा। ठीक है, चूंकि आप वर्गमूल पढ़े होंगे कि वर्गमूल में क्या होता है, चूंकि इस 4 का जो वर्गमूल है ये 2 भी हो जाएगा और -2 भी हो जाएगा, दोनों सही है। कैसे? तो देखो, इस 4 को आप 2 गुने 2 भी लिख सकते हो और उस 4 को -2 गुने -2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 में 2 गुना करोगे तभी 4 आएगा और -2 में -2 से गुना करोगे तभी 4 आएगा। तो इसमें से जो दो निकलेगा +2 निकलेगा और इसमें से -2 निकलेगा, अर्थात ये दोनों आंसर सही है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें px बराबर इतना और p x के जगह पर 2 दिया हुआ है तो मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर p है और यहाँ पर x है, यहाँ पर p है और यहाँ पर 2 है, यानी कि x का जो मान होगा ये 2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिए और उसके बाद उसको हल कर दीजिए। तो देखिए 2 के स्क्वायर करोगे 4 है, 4 दूना 8, -8 दूना 16, -12 है तो 12। देखिए 16 में से 8 घटाओगे तो -8 हो जाएगा और -12, इसको ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जोड़ दीजिए -20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये बी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखिए यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि इसके शून्य का अल्फा है वो, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/α हो जाएगा, क्योंकि उसका व्युत्क्रम है। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C बाई ए होता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा के अल्फा ही रहेगा और बीटा के जगह पर 1/α रखना है और सी के जगह इसमें क्या दिया है तो -k दिया हुआ है और ए के जगह पर क्या है तो 3। देखिए अल्फा से अल्फा कट गया तो बच्चा क्या, इधर 3 से 1 में गुना करेंगे 3, उधर -k रह गया, अर्थात k का मान माइनस इधर भी तो -3 हो जाएगा, k का जो मान होगा वो -3 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कैसे बनेगा। और यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में शून्य जो है अल्फा और बीटा दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, एक लाइन में यहां बना दीजिए 5 है और अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है पता आपको, -b/a होता है। क्या होता है -b/a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ 5 होगा और इस क्वेश्चन में b की जगह देखिए x² का गुणांक जो होता है वो a होता है और x का जो गुणांक होता है b होता है और अचर पद जो होता है वो c होता है। तो b की जगह इस क्वेश्चन में क्या है -7 है और a की जगह पर क्या है 5 है, तो ये 5 से 5 कट गया तो आंसर हो जाएगा -5। ये देखिए इसमें कोई दिया, इसमें तो कोई दे भी नहीं किया, -b/a, तो b की जगह पर 7 हो गया और a की जगह पर 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्य को तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान क्या होगा, तो इसका ऊपर होना एक लाइन में आपको पता होगा कि d/a होता है, d/a। देखिए इसमें कोई दिया होगा d/a और -d/a होगा, -d/a आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5x² + py = 6, उसके बाद से 15x + 9y = 12 समानांतर हो तो p का मान ज्ञात करें। समानांतर हो तो p का मान ज्ञात करें। देखिए समानांतर के लिए क्या होता है, समानांतर के लिए जो शर्त आपको याद होना चाहिए कि a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/, तो एक हल होता है और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होगा तो इसका कोई हल नहीं होता है और इस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। तो चलिए यहां से हम लोग p का मान ज्ञात करना तो हो जाएगा, a की जगह कितना रखना है 5 रखना है और यहाँ पर a2 की जगह पर 15 रख लेंगे, बराबर में यहाँ पर p हो जाएगा और p2 की जगह पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अरे a1 है, a2 है, b1 है, b2 है और ये क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। चलिए यही से हो जाएगा, p के मान नहीं ज्ञात करना है, 5 ×
15, और ये 3 से 3 बार में भी कट जाएगा, 1 बार में कट गया, यानी कि पी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद के जो है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण क्या प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी, प्रतिच्छेदी। अगर इस तरह की है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। शर्त आपको याद हो जाइए, शर्त से क्वेश्चन बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन में एक्स और वाई के मान बताना है। इस क्वेश्चन को हल कर लिया जाए, मिल जाएगा 5x माइनस 8y इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर 10x माइनस 18y इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे और इसमें समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 से 5 दुना 10x हो जाएगा, 8 दुना 16y हो जाएगा बराबर में 0। इससे गुना करिएगा, गुना 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा ना जी, 18y बराबर में 0। देखो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कट ही गया। 16x में से 18x निकल जाए तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y के मान क्या आ गया, 0 आ गया। और यही y का मान सिर्फ 1 में रख दो तो x का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ 5 है तो 5x माइनस 8, और y की जगह आपको क्या रखना है, y की जगह पर 0 रखना है बराबर में 0। तो ये फाइनली 0 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर 0। तो x बराबर 0 बटा 5, यानी कि ये भी मान 0 आ गया। x और y दोनों के मान 0 आ गए, x और y दोनों के मान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर 0 तो c का मान बताइए। मूल समान होने का शर्त होता है d का मान क्या हो जाएगी, 0, और d का मान 0 का तो मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह पर देखिए इसमें क्या है, b की जगह पर ba है और 4 की तरफ बस सेम रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना है। चलिए आपको c का मान ज्ञात करना तो इसको उधर ले जाइए, यहां हो जाएगा b स्क्वायर और ये सब उधर जाएगा तो 4ac प्लस में हो जाएगा, c को यही छोड़ दीजिएगा तो b स्क्वायर बटा 4a, क्योंकि c के जो गुणांक में होगा वो बटा में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी c का मान जो होगा b स्क्वायर बटा 4a, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण में क्या करना है, द्विघात समीकरण पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि चर का घात 2 होना चाहिए। चर का घात 2 हो और बराबर में कोई संख्या हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहां पर देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहां पर भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर 3x स्क्वायर होगा, क्योंकि कटने वाला है नहीं, क्योंकि यहां पर भी एक्स स्क्वायर होता और यहां पर भी एक्स स्क्वायर होता तब तो कट जाता, लेकिन यहां कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 3x स्क्वायर नहीं कटेगा, ये द्विघात समीकरण है। यहां देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि बराबर किस पर है, और ये प्लस में और ये माइनस में, ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 2x, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है। तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है ये आपको बताना है। देखिए यहां पर जब इसको आप स्क्वायर करोगे ना तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर भी 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यही द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी के तीनों को हल करिएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। देखिए क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, इसको दो तरह से बना सकते, कई तरह से बना सकते हैं, तोड़ के बना सकते हैं, सूत्र से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रथम नियम यह है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करते हैं और कोई इस तरह से बांटते हैं कि बीच वाला पद आ जाए। इसको जब तोड़ेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा और 12 को तोड़ेंगे तो 3 और 4 में टूट जाएगा। यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन करोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 3 कॉमन करोगे तो x माइनस 4 बराबर में 0। ये दोनों जैसा आना चाहिए। देखिए x माइनस 4, अब इसका गुणनखंड क्या है x और इसका गुणनखंड क्या है माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 4 और 3। तो देखिए इसमें 3 दिया हुआ है और दूसरा मूल पूछ रहा था, तो दूसरा मूल ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी जो होगा करेक्ट होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना के मूल p और q हो तो p प्लस q का मान ज्ञात करें। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
किसके दो मूल p और q दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो यहां पर चूंकि हम लोग p और q माने हैं तो इसलिए हम लोग मानेंगे p प्लस q बराबर माइनस बी बाई ए। तो b की जगह पर क्या है p हो जाएगा और a की जगह पर कुछ नहीं तो एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर से यहां पर p इंटू q यानी कि c बाई ए। तो c की जगह पर क्या है q और a एक्स स्क्वायर बराबर 1 होता है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ q को इधर लाइएगा तो p इंटू q ये माइनस q हो जाएगा बराबर में 0। तो यहां से q जब कॉमन कर लोगे तो p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो q के मान कितना मिल गया आपको यहां से 0 मिल गया और p माइनस 1 बराबर 0। तो p बराबर क्या हो जाएगा 1, p बराबर 1 यानी कि q के मान 0 और t के मान 1। तो यहां पर p के मान कितना आया है 1 आया है और q का मान कितना है 0 आया है। जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में विविक्तीकरण ज्ञात करना अर्थात आपको d ज्ञात करना है। क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर क्या रखना है माइनस 13 रख देना है, इसका स्क्वायर करिए 4 और a की जगह पर क्या है 3 है और c की जगह पर क्या है तो 10 है। 13 13 कितना हो जाएगा 169। क्योंकि माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 4 3 12 120 हो जाएगा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 0 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 49 हो जाएगा। विविक्तीकरण का मान 49 हो गया। ये चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द्विभाषण इतना कि मूलों का गुणनफल देखिए इसको आप गुना करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इसमें गुना होगा 5x बराबर में 0। देखिए मूलों का गुणनफल जो होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है, c बाई ए। देखिए इसमें c का मान नहीं दिया हुआ है क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक तो a होता है और x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। क्योंकि अचर पद दिया नहीं है तो नहीं दिया तो 0 हो जाएगा और a की जगह पर 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 ही ना दिया जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है ये बताना है। तो कौन समांतर श्रेणी में है आपको पहचानने के लिए फॉर्मूला पता होगा कि दूसरे पद में से पहले पद को और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा करके देखा जाता है। अगर बराबर आ जाएगा तो समांतर श्रेणी में है अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है या कि नहीं। ये तो समांतर श्रेणी में ये तो ऐसे ही नहीं है क्योंकि 4 में 2 गया 2 हो गया और 8 में 4 गया तो 4 होगा, तो बराबर नहीं आ रहा है, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए हम लोग ऊपर से बनाएंगे। सूत्र होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो देखिए T2 की जब कितना है 0.22 और T1 की जब कितना है 0.2 T3 की जब कितना है तो 0.222 माइनस 0.22। घटाओगे तो क्या होगा इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा 0.02 बराबर इसमें से घटाओगे तो 0.002 आ रहा है अर्थात ये बराबर नहीं है, अर्थात ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। हमको लग रहा है समांतर श्रेणी तब यही हो जाएगा। इसको चेक करके थोड़ा सा देख लिया जाए। 1/2 माइनस 1 बराबर 3/2 माइनस 1/2 यानी कि इसमें घटाओगे तो 2 में से गया माइनस 1/2 हो जाएगा और ये 3 में से गया 2, ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा, तब तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हम। देखिए यहां पर है √7 माइनस देखिए T2 कितना है रूट में, T2 जो है रूट में 28 माइनस T1 कितना है √7 है बराबर T3 कितना है 63 रूट में है माइनस T2 कितना है रूट में 28। चलिए इसका चूंकि 28 के वर्गमूल जो होगा ये तो 7 है, 28 के जो वर्गमूल होगा 2√7 होगा माइनस √7। 63 के जो वर्गमूल हो जाएगा वह होगा 3√7 और इसका तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√7।
देखिए 63 को जैसे मानो यहाँ पर 63 लिखा गया है, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3 × 3 × 7 हो जाएगा, और ये दो इसका जोड़ा लगाते 3 निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगता करनी में ही रह जाएगा। जिसका जोड़ा लग जाता है वो करनी से बाहर जाता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता वो करनी में ही रह जाता है। इसमें से 2 घटाइएगा तो √7 यहाँ 2 गो है और √7 यहाँ 1 गो है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो √7 1 बच जाएगा। यहाँ पर √7 3 गो है और यहाँ पर √7 2 गो है, तो 3 में से 2 घटेगा तो √7 जो है 1 बचेगी, बराबर आ गया। अर्थात ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये समांतर श्रेणी में है।